जब मेरा पति रोज़ ऑफिस जाता तो जाने से पहले मुझे एक लाल रंग की साड़ी देकर कहता, आज शाम को मेरे ऑफिस से आने से पहले इसे पहन लेना और अच्छे से तैयार होकर बैठना। आज हमारे यहाँ बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं। मैं साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरे घर का नौकर मुझसे कहता, दीदी भगवान के वास्ते ये साड़ी मत पहनो वरना आज गज़ब हो जाएगा। तुम नहीं जानती हो सारी रात तुम्हारे साथ यहाँ क्या खेल खेला जाता है। आज तुम ये साड़ी मुझे दे दो। आज ये साड़ी पहनकर तुम्हारी जगह पर मैं बैठूंगा और तुम छुपकर सब कुछ देख लेना। फिर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा और तुम सब कुछ समझ जाओगी। लेकिन मुझे अपने नौकर की सारी बातें झूठी लगती थी क्योंकि मुझे साड़ी पहनने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन आज उसने मुझसे बहुत ज़्यादा ज़िद की और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा तो मैंने उसे अपनी साड़ी दे दी। उसने मेरी वो साड़ी पहन ली और अपने सर पर एक लंबे बालों की विग लगा ली और औरतों की तरह तैयार होकर वो मेरे कमरे में बैठ गया। रात को जब मेहमान आए तो मेरा पति एक एक करके उन्हें मेरे कमरे में ले जाता, मगर कुछ समय बाद ये देख मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उन मेहमानों ने मेरे नौकर के साथ शाम के 5 बज रहे थे। जब मैं सोकर उठी तो मेरे घर में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई से कह रही थी कि जल्दी मार्केट जाओ और अच्छा सा नाश्ता लेकर आना और देखना कोई चीज़ न रह जाए। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो मुझे पता चला कि हमारे घर पर रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। फिर माँ ने मुझसे कहा कि एक अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ। मैं अपनी माँ को देखने लगी लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने एक नया जोड़ा निकाल कर पहन लिया और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया। थोड़ी देर बाद वो रिश्ते वाले मेहमान हमारे घर पर आ गए। माँ ने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और ख़ुद भी उन्हीं के साथ बैठ गई। मुझे उन्होंने कहा कि मैं चाय बना लूँ। घबराहट की वजह से मेरे तो हाथ पैर फूल रहे थे, पर मैंने चाय बनाई और जब मेरी माँ ने इशारा किया तो मैं चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। उनमें से एक औरत मुझे गौर से देख रही थी। मुझे उसी समय अंदाज़ा हो गया था कि मैं इन्हें पसंद आ चुकी हूँ। उनके देखने का तरीका बता रहा था और बाकी लोगों को भी मैं और मेरे परिवार वाले पसंद आ गए। अगले दिन उन्होंने हमारे घर पर फ़ोन करके बता दिया कि हमारी तरफ से हाँ है। माँ ने भगवान का शुक्रिया किया और भगवान का नाम लेकर मेरी मंगनी प्रकाश से कर दी और 2 महीने बाद की शादी की तारीख तय हो गई थी। इन 2 महीनों में मैंने प्रकाश से थोड़ी बहुत फ़ोन पर बात की थी। वो मुझसे मेरी फ़ोटो मांगते लेकिन मैं उन्हें मना कर देती थी। खैर हमारे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और वो दिन आ गया जब मैं प्रकाश की दुल्हन बनकर उसके घर पर आ गई। शादी की रात के बारे में जो सपने मैंने देखे थे वो सब ही सच हो गए थे। मेरा घूंघट उठाते ही प्रकाश ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे कि तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था उसी समय मैंने सोच लिया था कि मेरी दुल्हन बनने के लायक सिर्फ तुम ही हो। तुम मुझे सारी लड़कियों से अलग लगी थी। मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर बहुत ख्याल रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इतनी ही खूबसूरत दिखो। घर के कामों के लिए यहाँ बहुत सारे नौकर हैं। तुम्हें यहाँ पर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझे खुश करना और मेरे लिए हमेशा सज संवर कर रहना। मेरे लिए इतना ही बहुत है। उनकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब तो मैं भी उनकी दीवानी हो गई थी। उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए जो उन्होंने शादी की रात मुझसे किए थे। वो रोज़ जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए गिफ्ट ज़रूर लेकर आते थे। प्रकाश की मोहब्बत ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। अब मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। प्रकाश की मोहब्बत से मेरा रूप दिन ब दिन निखरने लगा था। जब मैं अपने मायके जाती तो मेरी दोस्त और मेरे पड़ोसी मुझे खूब गौर से देखती और मुझसे कहती, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई, तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला पति मिला है। मोहब्बत में डूबे दिन रात ऐसे ही गुजरने लगे। यहाँ तक कि मेरी शादी को 4 महीने हो गए थे। एक दिन प्रकाश ने मुझसे कहा कि उन्हें किसी काम से दूसरे शहर जाना है और वो मुझे सुबह मायके छोड़कर चले जाएंगे और 20 दिन के बाद वो वापस आकर मुझे लेने आ जाएंगे। उनके ऑफिस की कोई मीटिंग थी, इसीलिए उनका जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने भी कहा ठीक है।
प्रकाश ने मुझे शाम के टाइम मेरे मायके छोड़ दिया और ख़ुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में जैसे तूफ़ान सा आ गया। 20 दिन के बाद प्रकाश मुझे मायके से घर तो ले गए, लेकिन वो मुझे बहुत बदले बदले लग रहे थे। अब वो मुझसे बात भी बहुत कम करने लगे थे। उनकी आंखों में मुझे पहले वाली मोहब्बत नहीं दिखती थी। अब मुझे उनके साथ अजनबी सा फील होता था। अब उनका ज़्यादा समय ऑफिस में ही गुजरता। जब मैं उनसे इस बात की शिकायत करती तो वो मुझसे अपने बिजनेस का बहाना कर देते थे। कहने लगते थे कि मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है। कभी कहते कि घर में हर ज़रूरत की चीज़ है, फिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं उनसे कहती कि मुझे चीज़ों की नहीं, आपकी ज़रूरत है, मगर शायद अब प्रकाश के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं घर पर सारा दिन अकेली बोर होती रहती थी। इसीलिए मैंने खाना पकाने वाली और सफाई करने वाली नौकरानी को छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि मैं घर का सारा काम अब खुद ही करूँगी। हो सकता है इसी से मेरा समय गुजर जाए और मुझे प्रकाश के इंतज़ार की तकलीफ़ भी नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल ही था, क्योंकि मुझे घर का काम छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था। अब जब मैंने घर का कामकाज शुरू किया तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझसे ये काम संभाला नहीं जा रहा था। मैंने परेशान होकर प्रकाश से कहा कि आप घर के कामकाज के लिए दोबारा कोई नौकरानी रख लीजिए, क्योंकि मुझसे अब इतना सारा काम नहीं होता। लेकिन प्रकाश कहने लगे कि अब हमें नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी घर में होता ही कौन है, एक मैं हूँ और एक तुम हो, और 2 लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकाश का ये जवाब सुनकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो तो मुझे हमेशा सजने संवरने की बात करते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज वही इंसान मुझसे नौकरों की सैलरी पर बहस कर रहा था। ये सब सुनकर मेरा तो दिल टूट गया था, लेकिन मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन प्रकाश ऑफिस से घर वापस आए तो वो मुझे बहुत खुश लग रहे थे। अब जब मैंने उनसे वजह पूछी तो कहने लगे कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, लेकिन वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फ़िलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आज ये इतना खुश हैं, लेकिन मैं उनकी आदत को अच्छे तरीके से जानती थी। जब वो कोई बात बताने से मना कर दिया करते थे तो फिर वो बताते ही नहीं थे। मैं भी चुप हो गई और ख़ामोशी से अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। शाम के समय मैं उनका इंतज़ार कर रही थी कि दरवाज़े पर किसी ने बैल बजाई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने गाड़ी खड़ी थी। पहले तो मैं पहचान ही नहीं सकी, क्योंकि प्रकाश अपनी गाड़ी घर के अंदर खड़ी करते थे, लेकिन आज वो अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आने के बजाय वो शॉपिंग बैग मुझे देकर बोले कि तुम जल्दी से ये नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ और इसके साथ की जो मैचिंग ज्वेलरी है वो पहनना मत भूलना। मैं तुम्हें एक पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। जब तुम तैयार हो जाओगी तो हम चलेंगे, और जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। मैंने उनसे वो बैग्स लिए और अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। मैं खुशी खुशी प्रकाश के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं बहुत मेहनत से और लगन से तैयार हो रही थी। लाल रंग की साड़ी और गोल्डन कलर की ज्वेलरी में मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी, मुझे खुद को देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं ही हूँ। बार बार मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी। अभी मैं पूरे तरीके से तैयार नहीं हुई थी। फिर से दरवाजे पर बेल बजी। मैं समझ गई थी कि दरवाजे पर प्रकाश ही होंगे और वो मेरा इंतज़ार नहीं कर सके, इसीलिए मुझे पहले ही लेने आ गए। मैंने जल्दी से अपने बाल खोले और घर को लॉक करके प्रकाश के साथ गाड़ी में बैठ गई। आज प्रकाश खुद भी बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। उन्होंने गाड़ी में म्यूज़िक लगा दिया था। प्रकाश आज बहुत अच्छे मूड में थे और मुझसे काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे। वो मुझे समझाने लगे कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे और मुझे वहाँ पर सब लोगों से हंसी खुशी मिलना है। और फिर वो कहने लगे कि अगर इंसान अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है तो वो बहुत सारे फ़ायदे उठा सकता है। उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने पार्क की।
उन्होंने हमारी गाड़ी का दरवाज़ा ऐसे खोला जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। मेरा हाथ पकड़कर वो होटल के अंदर चले गए। उनका अंदाज आज मुझे बहुत बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा शादी के बाद पहली बार ही देखा था, जो आज वो सारी दुनिया के सामने दिखा रहे थे। खैर, जब हम उस होटल के अंदर गए तो एक बहुत बड़े हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ लाइट जल रही थी। होटल में बहुत सारे ऑफिसर और उनकी पत्नियां इनवाइट थी। ये एक बहुत बड़ी पार्टी थी। यहाँ आकर मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पता चल गया था कि मेरी खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ खींच लिया है। वैसे तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और आज मैं ऐसे तैयार हुई थी जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को तैयार किया जाता है। प्रकाश ने भी बहुत ज़्यादा प्राउड से मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया और वहाँ हल्का हल्का म्यूज़िक भी बज रहा था। ये माहौल मेरे लिए बहुत ही अजनबी सा था। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खाया था, जिससे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन मैं प्रकाश का साथ दे रही थी, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे कुछ देर से ऐसा लग रहा था कि हमारी पास वाली टेबल पर जो आदमी बैठा है वो बराबर मुझे देख रहा था। उसका देखना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे उसके देखने से उलझन हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो अपनी टेबल से उठकर हमारे साथ ही हमारी टेबल पर आकर बैठ गया। बात करते करते पता चला कि वो मेरे पति प्रकाश का सीनियर ऑफिसर था, लेकिन उसे देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो सीनियर है। प्रकाश ने मुझे उससे मिलवाया। उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया। न चाहते हुए भी मुझे सबके सामने उससे हाथ मिलाना पड़ा। हाथ मिलाते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ से हल्के से दबा दिया था। उसकी ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी। प्रकाश ने भी ये बात नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो चुप रहे। मुझे अपने पति की इस हरकत पर बहुत हैरत हो रही थी कि वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रकाश ने मुझे बताया कि ये मिस्टर खन्ना हैं। अगर ये चाहें तो मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। मिस्टर खन्ना की बातचीत जारी रही। वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प बातें कर रहे थे, लेकिन वो बराबर ही मुझे देखे जा रहे थे। जब पार्टी ख़त्म हुई तो मिस्टर खन्ना मेरे पति से हंस हंस कर बातें करने लगे। वो उनके साथ साथ ही चलते हुए होटल से बाहर आ गए। मुझे उनका हमारे साथ में चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, अब हम पार्टी से अपने घर वापस आ गए थे। प्रकाश ने घर आकर मुझे शुक्रिया अदा किया, क्योंकि पार्टी में मैंने उनका पूरा साथ दिया था। इसी खुशी में प्रकाश ने मुझसे वादा किया कि वो जल्दी ही घर में किसी नौकरानी का इंतज़ाम कर देंगे। बस अब मुझे उनके साथ ऐसी ही पार्टियों में जाना होगा और उनके बड़े बड़े ऑफिसर से मेलझोल बढ़ाना होगा। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो 12 बज रहे थे। प्रकाश खुद ही नाश्ता करके घर से ऑफिस के लिए निकल गए थे। 1 घंटे बाद मैं फ्रेश होकर बैठी तो दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। उस समय मेरे पति घर पर नहीं होते थे और वो उस समय कभी घर पर आते भी नहीं थे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो प्रकाश ही थे। उनके उस समय घर पर आने पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन उनके बराबर में मैंने एक लड़के को खड़ा हुआ देखा तो मैं समझ गई थी लड़के की उम्र 16-17 साल की होगी। उसका रंग सफ़ेद और सुर्ख था। प्रकाश ने मुझे उस लड़के से मिलवाया। मुझसे कहने लगे कि ये श्यामू है, बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है, हर काम करना जानता है। इसने कुछ समय होटल में भी काम किया है। ये घर के सारे कामों से लेकर गाड़ी चलाना भी जानता है। प्रकाश ने उसकी तरफ इशारा करते हुए उसका कंधा थपथपाया तो उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। मुझे उसका ये अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। प्रकाश ने मुझे बताया कि ये एक बहुत ही गरीब घर से है। आज सुबह तुम सो रही थी तो मैं घर से नाश्ता किए बगैर ही चला गया था। मैंने सोचा कि मैं किसी ढाबे पर ही नाश्ता कर लूँगा। वहाँ मेरी मुलाकात श्यामू से हुई। ये मुझसे बहुत खुश दिली से मिला और इसने मुझे बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाया। मैं इसे ज़्यादा तनख्वाह देने की बात करके अपने साथ में लेकर आ गया। ये तुम्हारी हर काम में मदद करेगा और तुम्हारे छोटे भाई की तरह ख्याल रखेगा, है ना श्यामू? उन्होंने श्यामू की तरफ देखा तो उसने जी हाँ में सर हिला दिया। खैर, मैं भी सुकून से हो गई थी कि नौकरों की फ़ौज से जान छूटी। अच्छा है, एक ही नौकर घर के सारे काम कर लेगा। मुझे भी आसानी होगी और ज़्यादा सर खपाना भी नहीं पड़ेगा।
श्यामू ने सच में मुझे बहुत आराम पहुंचाया। वो सारे काम औरतों से भी ज़्यादा अच्छे से करता था और कोई फालतू बात भी नहीं करता था। अब मैं बहुत ज़्यादा चैन से हो गई थी। श्यामू से मुझे हमदर्दी सी हो गई थी। अब वो मुझे मेरे छोटे भाई की तरह ही लगता था। वो मुझे भी दीदी दीदी कहता तो मुझे एहसास होता कि इसके दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो श्यामू अपने कमरे में नहीं था। मुझे फिक्र होने लगी कि पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने बाहर जाकर देखा तो वो लॉन में बैठा हुआ रो रहा था। मैं उसके आंसू देखकर समझ गई कि ज़रूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी या उसके घर में कोई परेशानी होगी, वरना वो इस तरीके से नहीं रोता। वो तो हमेशा हंसी खुशी रहने वाला लड़का था। फिर मैं श्यामू के पास गई। उसने मुझे देखा तो वो अपने आंसू मुझसे छुपाने लगा। शायद वो मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था। मैंने उससे काफ़ी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद इसके घर में पैसों की परेशानी होगी, इसीलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन उसने वो पैसे लेने से मना कर दिया। इतने में प्रकाश का फ़ोन आ गया। वो कह रहे थे कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम श्यामू से खाना बनवा लेना और ख़ुद वही लाल वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। तुम अगर मेरे मेहमानों से बातचीत करती रहोगी तो उनका दिल लगा रहेगा। उनके दोस्तों के बारे में सुनकर तो मुझे घबराहट होने लगी। मिस्टर खन्ना को बर्दाश्त करना तो मेरे बस के बाहर की बात थी। उनकी गंदी नज़रें उस दिन भी मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसे मैंने खूब ध्यान से देखा था। खैर, मैं मजबूरी और प्रकाश के कहने से तैयार हो गई। तकरीबन रात के 7 बजे प्रकाश अपने मेहमानों को लेकर घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। प्रकाश के साथ आने वाला मेहमान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर खन्ना ही थे, जिनको देखकर ही मेरा मूड ख़राब हो गया था। मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं उनसे बातचीत करूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे बात करनी पड़ी। मैं और प्रकाश मिस्टर खन्ना के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। मिस्टर खन्ना बहुत ही अजीब तरीके से मेरे सामने बैठे थे, मगर उन्हें कोई खबर ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद प्रकाश के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। वो फ़ोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में मैं और मिस्टर खन्ना अकेले रह गए थे। मिस्टर खन्ना मुझसे खुलकर बातें करने लगे तो मुझे उनका ये अंदाज़ पसंद नहीं आया। वो इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि मेरा जवाब देने का दिल नहीं कर रहा था। 10 मिनट हो गए। जब प्रकाश कमरे में वापस नहीं आए तो मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मुझे मिस्टर खन्ना के साथ बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था। इससे पहले मैं उठकर खड़ी होती, मिस्टर खन्ना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उन्हें एक ज़ोर का थप्पड़ लगाऊं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और आराम से उनसे कहने लगी कि मिस्टर खन्ना, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति के दोस्त हैं और उनके सीनियर ऑफिसर हैं, इसीलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। अगर आपने ये बदतमीज़ी बंद नहीं की तो मैं भी अब बदतमीज़ी पर ही उतर आऊँगी। उन्हें मेरी इस बात से जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। वो सुकून से खड़े होकर मुझे घूर रहे थे। जब मैंने उनसे अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो वो और मेरे करीब आने लगे। गुस्से में मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने टेबल से फ्लावर पॉट उठाया और उनके सर पर मार दिया। उनके सर से थोड़ा खून बहने लगा तो वो चिल्ला उठे। उनकी चीख सुनकर मेरे पति कमरे में आ गए। मिस्टर खन्ना दर्द से चीख रहे थे और मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था। बजाय इसके वो अपने दोस्त मिस्टर खन्ना को कुछ कहते, उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये तुमने क्या कर दिया? अभी और इसी समय उनसे माफ़ी मांगो। मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी और उनकी तरफ देखते हुए ज़मीन पर थूक दिया और कहने लगी कि मिस्टर खन्ना अगर इस पूरे देश के राजा भी होते तो भी मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगती। उल्टा इन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जो गंदी हरकत इन्होंने मेरे साथ की है। मेरी बात सुनकर प्रकाश ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा और मुझसे कहने लगे, अगर तुमने मिस्टर खन्ना से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े डिवोर्स दे दूंगा। अपने पति की ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। क्या कोई भी शरीफ इंसान अपने दोस्त की खातिर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? मैं भी ज़िद पर अड़ गई, क्योंकि मिस्टर खन्ना की हरकत ही ऐसी थी कि उनसे माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यूँ खामोश खड़ा देखकर प्रकाश उल्टी गिनती गिनने लगे। वो सोच रहे थे कि अगर वो मुझे छोड़ने की धमकी देंगे
तो मैं मिस्टर खन्ना के पैर पड़ने लगूंगी और उनसे माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन मैं भी अपनी बात से नहीं हटी और मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद प्रकाश ने मुझसे कहा कि तुम पेपर्स का इंतज़ार करना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। मैं हैरत की नज़रों से उन्हें देखने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रकाश तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, वो भी अपने इस घटिया दोस्त की खातिर। मिस्टर खन्ना ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो भी बड़बड़ाते हुए हमारे घर से चले गए। मेरे पति भी उनके पीछे पीछे गए और मेरे बर्ताव की उनसे माफ़ी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद जब प्रकाश घर के अंदर वापस आए तो उनका मूड ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया और उसी समय घर से निकलने लगी तो प्रकाश ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर उन्होंने नहीं खोला। थोड़ी देर बाद वो अंदर आए और मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है वो गुस्से में कह दिया। क्या हमारी बरसों की मोहब्बत मेरी छोटी सी बात पर ख़त्म हो जाएगी? जाहिल लड़कियों की तरह हंगामा मत करो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और ख़बरदार जो तुमने घर से निकलने की कोशिश भी की, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वैसे भी दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है और इजाज़त भी नहीं। जब तक मैं न कहूँ तुम घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती। तुम्हें हर सूरत में मेरे ऑफिसर को खुश करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। प्रकाश इस हद तक गिर सकते थे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस सारे हंगामे की खबर श्यामू को भी हो चुकी थी, क्योंकि कमरे में पड़े फ्लावर पॉट के टुकड़े समेटने के लिए मैंने उसे ही कहा था। अब जब प्रकाश ने मुझे यहाँ कमरे में बंद कर दिया था और मैं श्यामू के रहमो करम पर आ गई थी, मेरे पति ने उसे सख्ती से समझाया था कि मुझसे कोई बात न करे। अगले दिन प्रकाश घर से ऑफिस के लिए चले गए। उनके कहने के अनुसार श्यामू ने मुझे खाना दिया। मैं अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी और अपने नौकर की मोहताज हो गई थी। मैंने श्यामू को उसकी माँ बहन का वास्ता दिया और उसके आगे हाथ जोड़कर मदद मांगी तो उसका दिल भी मेरे लिए पिघल गया। वो कहने लगा कि दीदी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी अब मेरी है, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारा पति, भगवान माफ़ करे, बहुत ही घटिया और गिरा हुआ आदमी है। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और अगर कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की सोच भी ले तो उसकी नस्लें ख़त्म कर दी जाती हैं। तो श्यामू की बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर के बाद श्यामू मेरे कमरे में वापस आया और मुझसे बोला कि दीदी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सुबह बताना चाहता था मगर मुझे याद नहीं रहा। वो घटिया इंसान जो मेरा मालिक और तुम्हारा पति है, किसी से फ़ोन पर बात करके कह रहा था कि कल हमारे घर पर वही साहब आएंगे और आप हर सूरत में उनसे मिलेंगी। श्यामू ने जब मुझे ये बात बताई तो मैं समझ गई थी कि मैं मिस्टर खन्ना की ज़िद बन चुकी हूँ। इसी सोच और ख़याल में मेरी सारी रात गुजर गई। पूरी रात मेरी रोते हुए गुजरी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो मेरी इज्जत की हिफाजत करे। अगले दिन श्यामू मेरे पास आया। उसकी सांस फूली हुई थी और वो काफ़ी जल्दी में लग रहा था। दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला दीदी तुम अपना एक खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दे दो। मैं उसका चेहरा देखते हुए बोली कि श्यामू तुम्हें मेरे कपड़ों की क्या ज़रूरत है? तो वो कहने लगा कि ये समय ज़्यादा बातें करने का नहीं है, बस आप मुझे एक अपना अच्छा सा जोड़ा दे दें। मैंने उसे अपनी एक साड़ी निकाल कर दे दी। वो मेरे हाथ से साड़ी लेकर कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो साड़ी पहनकर मेरे कमरे में दोबारा आया तो उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि उसने बहुत ही अजीब तरीके से साड़ी बांध रखी थी। उसकी ज़िद करने पर मैंने उसकी साड़ी ठीक से बांधी। अब वो पूरे तरीके से एक औरत लग रहा था। उसने अपने सर पर मेरी ही तरह लंबे बालों की विग लगा रखी थी। मैंने उससे कहा कि श्यामू ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा औरत बनने का इरादा है? मैं उस समय अपने सारे दुख भूल गई थी और उससे हंसी मजाक करने लगी। उसने मुझसे कहा कि दीदी आप यहाँ से जाइए और मेरे कमरे में जाकर बैठ जाना। हमारे घर में आज उसके साथ एक और लड़का आया था जो श्यामू का दोस्त था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने घर में किसी के आने की आवाज़ आई। जूतों की आवाज़ मेरे कमरे की तरफ से आ रही थी।
मेरा दिल बहुत ज़्यादा कांप रहा था और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक होने की आवाज़ आई। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। घर में शोर मच गया। मैं कमरे से बाहर निकली। जब मैं अपने कमरे के पास पहुंची और मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ का मंजर ही कुछ अलग था। मिस्टर खन्ना के कपड़े फटे हुए थे। श्यामू और उसका दोस्त मिस्टर खन्ना को मार रहे थे। मिस्टर खन्ना की तो हालत ख़राब हो रही थी। मैंने श्यामू से मना किया, लेकिन उस पर तो जैसे भूत सवार था। मिस्टर खन्ना की जब अधमरी हालत हो गई तो श्यामू ने उन्हें छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। मैं उसका मुंह देखने लगी और दिल ही दिल में हैरानी भी हो रही थी। मेरा यहाँ रुकना अब ख़तरे से खाली नहीं था। इसीलिए मिस्टर खन्ना को कमरे में बंद करके और उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। श्यामू मुझे गाड़ी में बिठाकर मेरे घर ड्रॉप करके खुद न जाने कहाँ चला गया। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वो उसी समय मुझे इस शहर से लेकर दूसरे शहर चले गए। प्रकाश की जान पहचान बहुत दूर तक थी। उसने मुझे डिवोर्स दे दी थी, मगर वो अपना बदला लेना नहीं भूला था, क्योंकि वो मेरे ज़रिए अपने ऑफिसर्स को खुश करके प्रमोशन लेना चाहता था। वो कभी भी मुझसे अपना बदला ले सकता था। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी मेरी माँ के दोस्त के बेटे से हो गई। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरा घर छोटा सा था और मेरे पति एक छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन वो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। भगवान ने मुझे बच्चे की खुशी भी दे दी थी। ये सब होने के बाद प्रकाश के बॉस ने उस पर फ्रॉड का केस करके उसकी सारी जायदाद हथिया ली थी और उसे जेल भिजवा दिया था। आगे मैं बस इतना ही कहूँगी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा पति न दे जो अपनी पत्नी की इज्जत नीलाम करना चाहता हो, अपनी पत्नी को सीढ़ी बनाकर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।